नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार की सियासत में मचे राजनीतिक घमासान की, हरियाणा निकाय चुनाव पर चुनाव आयोग के फैसले की, देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रियंका गांधी के सवालों को, कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बागी तेवर को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे पंजाब में आप सरकार के चले बड़े दांव को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, नीतीश कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार में जोड़े जाएंगे कई अहम नाम। आज अहम बैठक। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पलटवार, कहा पीएम मोदी अगले 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे। पीएम मोदी ने 300 दिन मखाने खाने की कही थी बात। बीजेपी की तमिलनाडु नेता रंजना नाचियार ने पार्टी से दिया इस्तीफा, तमिल पहचान और राष्ट्रीय का दिया हवाला। नई शिक्षा नीति को लेकर बढ़ रहा विवाद। महाकुंभ पर फिर आया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद नहीं हो रहा, ये बोलना गलत। इससे पहले महाकुंभ को बताया था मृत्यु कुंभ। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 6.1 रही तीव्रता, किसी नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर से सीएम फेस को लेकर एनडीए में टकराव के जैसे हालात बन गए। हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया था। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात से ठीक पहले नीतीश के बेटे निशांत के एक बयान ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। तो क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ताजा बयान से मीडिया में नए सिरे से हलचल तेज हो गई है। निशांत कुमार ने मीडिया में आकर ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी समेत तमाम एनडीए के घटक दलों के सामने जवाब देने की चुनौती आ गई है। दरअसल मां की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे निशांत ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि पीएम मोदी ने भागलपुर की रैली में उनके पिता और सीएम नीतीश कुमार को लाडला कहकर संबोधित किया। लेकिन निशांत ने इस बीच मुस्कुराते हुए कह दिया, गठबंधन है तो लोग बोलेंगे ही। निशांत के इसी बयान ने एनडीए में हलचल पैदा कर दी, वो भी ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत लगातार मिल रहे हैं। इसके बाद निशांत ने कहा कि मीडिया के माध्यम से राज्य के तमाम युवाओं से आह्वान करते हैं कि पिताजी ने विकास किया है तो उनके लिए वोट करें। पिछली बार लोगों ने उन्हें 43 सीटें दे दी, फिर भी उन्होंने विकास का क्रम रुकने नहीं दिया। इस बार सीट बढ़ना मांगता है ताकि पिताजी आगे भी कार्य जारी रख सके। इसके साथ ही निशांत कुमार ने अपने बयान में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि एनडीए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। जेडीयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता सभी मिलकर सीएम फेस घोषित करे ताकि उनके नेतृत्व में विकास कार्य जारी रहे। ऐसे में निशांत के इस बयान को बीजेपी के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में सीएम फेस को लेकर पहले से ही घमासान मचा हुआ है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने आप को और मजबूती देने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में आगे करने का फैसला लिया है। बताते चले कि नीतीश कुमार जब भी नाराज होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश के बदले पार्टी के दूसरे नेता बयान देते हैं। बेटे निशांत कुमार के बयान को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि बेटे निशांत को मीडिया में आकर क्यों कहना पड़ा कि एनडीए के तमाम दलों, जिसमें जेडीयू भी शामिल है, वो मीडिया के सामने क्लियर करे कि नीतीश कुमार ही चुनाव में चेहरा होंगे। बहरहाल देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ नया मोड़ आता है। बिहार के साथ ही हरियाणा में भी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के एक फैसले ने फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, जिस पर उठ रहे हैं सवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले ईवीएम पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार हरियाणा निकाय चुनाव में वोटिंग ईवीएम से ही होगी, लेकिन वोटर ये नहीं देख पाएंगे कि वोट उसी को मिला जिसे उन्होंने दिया है। यानी इस बार चुनाव में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट मशीन नहीं होगी, जिसकी वजह से वोटर को वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक नजर आने वाली स्लिप नहीं दिखाई देगी, जिस पर बवाल मच गया है। हालांकि इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जिन ईवीएम से निकाय चुनाव में वोटिंग कराई जाएगी उनमें वीवीपैट मशीनें नहीं लग सकती। इस बारे में राजनीतिक पार्टियों को भी बता दिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल ईवीएम में वीवीपैट लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। बता दें, ईवीएम पर वीवीपैट मशीन इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि हरियाणा निर्वाचन आयोग ने जून 2020 में भारतीय चुनाव आयोग को लेटर लिखा था। लेटर के माध्यम से हरियाणा निर्वाचन आयोग ने 2020 में ईसीआई से निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 3 मॉडल की 45,000 ईवीएम बिना वीवीपैट से मांगी थी, जिसके बाद ईसीआई ने जवाब दिया था कि केवल M2 मॉडल वाली ईवीएम ही लोन आधार पर राज्य आयोग को दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि पॉलिसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोगों को M3 मॉडल की ईवीएम नहीं दी जाती। बताते चले ईवीएम पर पहले ही सवाल उठते रहे। विपक्षी पार्टियों ने भी कई बार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन समस्या के निदान के लिए वीवीपैट को लेकर आया था। हालांकि हरियाणा चुनाव को लेकर पहले ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले से विवाद और बढ़ गया है।
अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या तस्वीर साफ होती है। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की तीसरी बैठक मंगलवार को संसद भवन में हुई, जहां इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस बीच विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की तीसरी अहम बैठक मंगलवार को संसद भवन परिसर में हुई, जिसमें विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मीटिंग में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमारे पास इतने ईवीएम हैं कि देश में एक साथ चुनाव हो सके। इसी के साथ प्रियंका गांधी के अलावा और कई विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय रखी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं इस पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी सहित 4 कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, जो कि काफी महत्वपूर्ण रही। जेपीसी की बैठक में पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से संसाधनों और समय की बचत हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही संवैधानिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक देश एक राष्ट्र पर रिपोर्ट पेश करने वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सचिव नितिन चंद्रा ने कहा कि ये विधेयक असंवैधानिक नहीं हो सकता। संविधान में कहीं ये नहीं कहा गया है कि चुनाव का टाइम फ्रेम तय नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ चुनावों की समय सीमा को निर्धारित करने की बात है। वहीं लोजपा रामविलास की सांसद सांभवी चौधरी ने पूछा कि अगर चुनावों का समय तय हो जाता है तो सरकारों के प्रति जवाबदेही पर क्या असर पड़ेगा। यानी इस विधेयक को लेकर पक्ष के साथ विपक्ष ने भी इसकी समय सीमा पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बैठक में पूर्व जस्टिस और लॉ कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाए तो इससे संसाधनों और पैसों की बड़ी बचत हो सकती है। उनके मुताबिक ये कदम प्रशासनिक स्तर पर भी सुविधाजनक होगा और चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। हालांकि देखना होगा कि इस पर आगे बैठक में क्या कुछ तय किया जाता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी वजह है कांग्रेस से उनकी लगातार बढ़ती नाराजगी। कांग्रेस सांसद को लेकर इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक हलचल भी है। इसी कड़ी में सबकी निगाहें केरल में होने वाली उस बैठक पर टिक गई हैं, जहां कांग्रेस नेताओं की अहम मौजूदगी होनी है। तो क्या है बैठक का मकसद और थरूर का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों अपनी सियासी भूमिका को लेकर कशमकश की स्थिति से गुजर रहे हैं। कांग्रेस में थरूर खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर थरूर ने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की शिकायत भी की। साथ ही पार्टी में अपने सियासी रोल के बारे में जानने की कवायद की। लेकिन राहुल के दरबार में मायूस और खाली हाथ लौटने के बाद अब थरूर ने बागी तेवर अपना लिए हैं। शशि थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा। तब से कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। ऐसे में थरूर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प है। इस तरह थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को सियासी संदेश दे दिया है। थरूर ने साफ साफ पार्टी को बता दिया है कि कांग्रेस मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा। अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास और करने के लिए काम है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मेरे पास किताबें, भाषण और दुनिया भर से निमंत्रण है। इस तरह उन्होंने बता दिया कि उनके पास कांग्रेस के सिवा भी काम करने का विकल्प है, जिसके बाद ही सियासी कयास लगाए जा रहे। वहीं इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर थरूर को लेकर केरल में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग 28 फरवरी को हो सकती है, जिसको लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस सांसद का अगला कदम क्या होने वाला है। बताते चले पिछले एक हफ्ते में थरूर की कांग्रेस पार्टी के साथ अनबन की खबरें आ रही है। कांग्रेस सांसद कांग्रेस के खिलाफ बयान देने से भी चूक नहीं रहे। हाल ही में कांग्रेस सांसद थरूर ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी फोटो एक्स पर शेयर की थी, जिस पर जबरदस्त सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस की इस बैठक पर टिक गई हैं। दिल्ली में हार के बाद से लगातार पंजाब की आप सरकार और अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने तमाम दावे किए। ऐसे में खबर सामने आ रही कि आपने पंजाब में बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य को लेकर उठ रही चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। ऐसे में जहां एक तरफ पार्टी के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट थोड़ा कम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर भी तस्वीर क्लियर हो गई है। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान देकर साफ नहीं किया है, लेकिन पंजाब में आपके इस दांव ने बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को दो टूक जवाब दे दिया है। बता दें, संजीव अरोड़ा साल 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे। अभी उनका करीब 3 साल का कार्यकाल बाकी है। आम आदमी पार्टी के लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी में देहांत हो गया था। गोगी की पत्नी भी आपसे इस सीट पर दावेदारी कर रही थी।
हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपने पहले ही आम आदमी पार्टी से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इस सीट पर अब तक किसी अन्य राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बताते चले, जिस संजीव अरोड़ा पर आपने दांव चला है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में प्राइमरी बिजनेसमैन है। संजीव पिछले 3 दशकों से रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने मेटल बिजनेस में भी कदम रखा, जिसकी मेक इन इंडिया योजना के तहत सुजुकी मोटर्स के साथ पार्टनरशिप है। पंजाब में सदस्य के रूप में राज्यसभा में उनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। आपके इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि केजरीवाल को लेकर पार्टी का क्या रुख सामने आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।